Dear students, very good morning to क्लास 9th और 10th में। ठीक है, जो मलाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, आप जानते हो कि सामाजिक विज्ञान में हम जिसका 10th का ही कोर्स पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में हमें आज आना है भूगोल में, और भूगोल का हम पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, संसाधन एवं विकास का अध्ययन कर रहे थे। और संसाधन और विकास में हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन कर रहे थे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जब हम शब्दावलियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, और इन शब्दावलियों से प्यारे बच्चों, इन शब्दावलियों से जो हमारे बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, वो भी उनको भी हल करने में हमें आसानी रहती है अगर हमें शब्दावलियाँ पता होता है। जैसे सतत पोषणी विकास क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, प्रतिभूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि क्या होती है, शुद्ध निवन अर्थात बोया गया क्षेत्र क्या होता है, भूमि निम्नीकरण क्या होता है, और रक्षण मेखला क्या होती है। ठीक है, जब हम इन शब्दों को समझ लेते हैं तो चैप्टर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम शब्दावलियों में इन शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे और आपको समझ बताएंगे कि सतत पोषणी विकास क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, आदि आदि नीचे हेडिंग्स लिखी हुई है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या सतत पोषणी विकास। सबसे पहले हम जान लेते हैं सतत पोषणी विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषणी विकास क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सतत पोषणी विकास क्या है। तो सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, है ना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए, है ना, किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, इसे समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से कि सतत पोषणीय विकास क्या है। आप जानते हो जब हम विकास करते हैं, ठीक है, तो उससे पर्यावरण को बहुत सारी हानि होती है। जैसे उद्योग लगाते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं, तो वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास क्या है ना। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास, है ना, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाने वाला विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, और साथ में इस तरीके से विकास किया जाता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करें ही करें, साथ में भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के विकास का भी ध्यान रखें। तो सतत पोषणी विकास क्या हो गया। ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों के विकास के बारे में विचार करते हुए विकास करना सतत पोषणी विकास कहलाता है। ठीक है, समझने के बाद कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और अपने विकास के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के विकास के बारे में सोचते हुए विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है क्या, संसाधन नियोजन। तो प्यारे बच्चों, संसाधन नियोजन क्या है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों का उचित और विवेक पूर्ण तरीके से प्रयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, समझ पाए बात। संसाधन नियोजन क्या है
कि पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन, चाहे किसी भी प्रकार के संसाधन हो, है ना, तो पर्यावरण में उपलब्ध समस्त संसाधनों का उचित तरीके से, मतलब बिना बर्बाद किए हुए, बिना उसको, है ना, कह सकते हैं क्या, उसको बर्बाद ना करें, मतलब सही तरीके से प्रयोग करें, उचित तरीके से प्रयोग करें, मतलब बेफजूल इस्तेमाल ना करें। तो पर्यावरण में उपलब्ध समस्त संसाधनों का उचित तरीके से और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है संसाधन संरक्षण। क्या आता है आपका? संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण वो लगभग एक ही तरीका है। ठीक है, वो लगभग एक ही चीज है लगभग। तो संसाधन संरक्षण क्या है? ठीक है, संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना, संसाधनों का उचित और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन उपलब्ध रहें, है ना। संसाधनों का ऐसा प्रयोग, ठीक है, संसाधनों का उचित और विवेक ढंग से ऐसा प्रयोग कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बने रहें, ऐसा प्रयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लिया कि संसाधनों में मान लिया कि कोयला है ना, पेट्रोलियम है, ये क्या सभी संसाधन है। और अगर मान लिया सारा का सारा पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, है ना, गाड़ियां चला करके या अन्य प्रयोगों में हमने खर्च कर डाला, सब खर्च कर डाला, पूरा खर्च कर डाला। धरती पर उपलब्ध समस्त कोयले को अगर हम लोग ही प्रयोग कर डालेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, है ना, वो हमको दोष देंगी, है ना, और हमें भला बुरा कहेंगी कि देखो हमारे पूर्वजों ने सारे के सारे संसाधनों को नष्ट कर डाला, है ना, और हमारे लिए कुछ बात बचा करके नहीं रखा। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का उचित और विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग, ताकि ये संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने रहें, ऐसे संसाधन का प्रयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके बाद आता है आपका जो चौथा है वो है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होता है? प्रतिभूमि क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रतिभूमि क्या होता है समझ लेते हैं कि वह भूमि जिस पर एक से अधिक ऋतुओं के दौरान, जिसमें एक से अधिक ऋतुओं के दौरान कृषि नहीं की जाती है ना, और उपजाऊ बनाने के लिए, मतलब इसकी उत्पादकता को मजबूत करने के लिए, इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, है ना, इसको एक लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, ऐसी भूमि को कहते हैं क्या? प्रतिभूमि। क्या कहते हैं? ऐसी भूमि को कहते हैं प्रतिभूमि। समझ गए बात, है ना। तो साधारण शब्दों में समझ लेना है हमें कि प्रतिभूमि क्या होती है, कि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब हम भूमि पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं करते हैं और इसे एक लंबे समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसी छोड़ी गई भूमि को हम प्रतिभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। इसके बाद आपका आता है क्या? बंजर भूमि। क्या आता है? बंजर भूमि। तो बंजर भूमि क्या होता है? ऐसी भूमि जो कृषि के बिल्कुल अयोग्य होती है, अर्थात ऐसी भूमि जिस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती है, ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्या? शुद्ध निवल अर्थात बोया गया क्षेत्र। शुद्ध निवल क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ये जान लेते हैं। हमारे शुद्ध निवल क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो शुद्ध निवल क्षेत्र या शुद्ध बोए गए क्षेत्र से क्या अर्थ होता है, बता समझ लीजिए कि ऐसी भूमि, है ना,
ऐसी भूमि जिस पर घास उत्पन्न होती है, अर्थात घास उत्पन्न करने वाली ऐसी भूमि जिसका प्रयोग पशुओं को चराने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसी भूमि को शुद्ध निवल या शुद्ध बोए गए क्षेत्र में गिना जाता है, या शुद्ध निवल या बोए गए क्षेत्र को शुद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो समझिए बात, शुद्ध निवल या बोया गया क्षेत्र क्या है? शुद्ध निवल क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है कि घास उत्पन्न करने वाली बात कर रहा है, बंजर भूमि की बात नहीं कर रहा है। बंजर भूमि जो है वो शुद्ध निवल क्षेत्र में नहीं आएगा, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार की कोई खेती या घास नहीं उग सकती है। निवल क्षेत्र में हम जोत करके और बो करके फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। ऐसी भूमि को तो हम निवल क्षेत्र में जोड़ेंगे, शुद्ध निवल क्षेत्र में जोड़ेंगे, है ना, लेकिन बंजर भूमि को हम शुद्ध निवल क्षेत्र में नहीं जोड़ेंगे। कारण क्या है कि बंजर भूमि में तो घास भी उत्पन्न नहीं हो सकती है, ठीक है। तो शुद्ध निवल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है कि घास उत्पन्न करने वाली ऐसी भूमि जिसका प्रयोग पशुओं को चराने के लिए चरागाह के रूप में किया जाता है, ऐसी भूमि को हम शुद्ध निवल क्षेत्र या शुद्ध बोए गए क्षेत्र में या शुद्ध बोए गए क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा है, आपका जो सातवां हेडिंग है, सातवीं जो शब्द आपका है वो है भूमि निम्नीकरण। तो साधारण शब्दों में भूमि निम्नीकरण क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि विभिन्न प्रकार की भूमि निम्नीकरण क्या है? विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जब भूमि का उपजाऊपन, जब भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं बताओ भैया कि भूमि निम्नीकरण क्या है? विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। निम्नीकरण का मतलब क्या है? मतलब उसका पतन हो जाना। फिर से आप जान लीजिए, विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप भूमि की उत्पादकता, भूमि की उपजाऊपन समाप्त हो जाना या कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला जो शब्द है वो क्या है? रक्षक मेखला। क्या है? रक्षक मेखला, ठीक है। तो रक्षक मेखला क्या होती है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए, आप जानते हैं मृदा अपरदन में आपको बताया था क्या होता है? मिट्टी का अपने स्थान से, है ना, हवा के माध्यम से या वर्षा के माध्यम से मिट्टी का कट जाना और कट करके और बह करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, ठीक है, मृदा अपरदन कहलाता है। या हम सही भाषा में, सही परिभाषा में समझ सकते हैं क्या कि जब मिट्टी की उपजाऊ ऊपरी परत पवन या वर्षा के माध्यम से बह जाती है तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। समझ बात? फिर जान लीजिए, पवन या वर्षा के कारण भूमि की उपजाऊ और ऊपरी परत का बह जाना, कट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो रक्षक मेखला क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए, खेतों के बीच में, है ना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेतों के बीच में श्रृंखलाबद्ध रूप से पेड़ों का, वृक्षों का को लगा देना ताकि मृदा अपरदन ना हो, ठीक है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए खेतों के बीच में पेड़ों की एक श्रृंखला बना देना, वृक्षों की एक श्रृंखला लगा देना रक्षक मेखला कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, सारी की सारी शब्दावलियां आपको समझ में आ गई होंगी। और जैसा मैं बताया कि इन शब्दावलियों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो चैप्टर तो आपको अच्छी तरीके से याद ही होगा, चैप्टर का तो आप सही तरीके से अध्ययन कर ही लेंगे। साथ साथ में बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी, है ना, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिससे कि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। पॉलिटिकल और अपेलेबिलिटी प्रश्नों को याद करने में आसानी रहती है और चैप्टर को समझने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 8 शब्दावलियाँ समझ में आ गई होंगी और इसके बाद में जो शब्दावलियाँ बची हैं, ठीक है, वो हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।